We are learning more in the stabbing death of a Whitfield County store clerk. Good evening, I'm Calvin Sneed. And I'm Latricia Thomas. As the search continues for that suspect, the Cancun store owner remembers the employee as an extended member of his family. Right now I'm lost, my mind is lost. Emotional words from a man that's lost an employee and friend. He's always smiling the customer, and he's always, whenever you see him, always he smile, नौ मार्च 2014 डाल्टन, जॉर्जिया में रात के करीब 11:30 बजे जब दो रेगुलर कस्टमर्स कंकूज एक्सप्रेस नाम के एक स्टोर में दाखिल हुए तो उन्हें उस स्टोर का सामान बिखरा हुआ दिखा। उनमें से मार्क नाम के आदमी ने जब स्टोर के काउंटर को देखा तो उसने वहां कुछ सामान के साथ कुछ लॉटरी टिकट्स और कुछ पैसों को जमीन पर पड़े हुए देखा। ये देखकर उन्हें समझ आ गया था कि स्टोर में चोरी हुई है, पर स्टोर में उनके अलावा कोई और नहीं था। स्टोर में कोई दिखाई नहीं दे रहा था और उनके काफी आवाज लगाने पर भी कोई बाहर नहीं आया था। तो इसलिए मार्क ने बैक साइड के एम्प्लॉई रूम में जाने का डिसाइड किया, लेकिन अंदर जाने से पहले ही उसे किसी के पैर जमीन पर पड़े दिखे, जहां से बहुत सारा खून भी आ रहा था। और ये देखते ही चार्ल्स और बाकी कस्टमर्स जल्दी से स्टोर से बाहर निकले और उन्होंने पुलिस को कॉल किया। पर यह कंफर्म करने के लिए कि उस कमरे में जो कोई भी है वो जिंदा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए कस्टमर ने स्टोर में दोबारा एंटर किया और उस कमरे में जाकर देखा, जहां देखने पर उसे एक आदमी की डेड बॉडी मिली, जो कि थी इसी स्टोर के क्लर्क दहिया भाई कालिदास चौधरी की, जिन्हें स्टोर में लोग डीके के नाम से जानते थे। दहिया भाई यहां एक अच्छी लाइफ की तलाश में इंडिया से अमेरिका आए थे और उन्हें अमेरिका काफी पसंद भी था। तो एक नए देश में सेटल होने के लिए वे काफी हार्ड वर्क कर रहे थे, जहां वे पहले कुछ टाइम न्यू जर्सी में रुके, लेकिन फिर बाद में वे जॉर्जिया की डाल्टन सिटी में शिफ्ट हो गए, जहां उन्हें कंकूज एक्सप्रेस नाम के स्टोर में काम भी मिल गया। और वे इतने मेहनती थे कि दिन के साथ साथ वे स्टोर में रात की शिफ्ट भी कर लेते थे, जो 7 बजे के बाद शुरू होती थी। और इसी स्टोर में काम करते हुए उन्होंने अपनी एक छोटी सी कम्युनिटी या कहे फैमिली भी बना ली थी अपने को-वर्कर्स और कस्टमर्स के साथ, जहां दहिया भाई अपने को-वर्कर्स को अपने दोस्त की तरह ट्रीट करते थे और स्टोर में आने वाले कस्टमर्स को स्माइल के साथ ग्रीट करना और उनसे बात करके उन्हें अच्छा फील कराना, ये उनके लिए रोज का काम था। इसलिए वे लोगों को हमेशा याद रहते थे और रेगुलर कस्टमर्स उनकी काफी रिस्पेक्ट करते थे। दहिया भाई बस यहां काम करना चाहते थे, वे नए दोस्त बनाना चाहते थे, अपनी इस नई लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। जब पुलिस स्टोर में पहुंची तो उन्होंने दहिया भाई की बॉडी को देखा, जिस पर काफी बेरहमी से हमला किया गया था, जहां दहिया भाई की आंख और मुंह को टेप से कवर किया गया था और उन पर बहुत बार चाकू से हमला किया गया था। पुलिस ने उनके शरीर पर कुछ ऐसे जख्म भी देखे जो शायद उन्हें अपने डिफेंस के दौरान लगे थे। यहां पुलिस को दहिया भाई के साइड में रखी एक ट्रॉली के नीचे एक फोन भी मिला जो बंद पड़ा था। और स्टोर की हालत देखकर तो यह साफ था कि यह सब चोरी के इंटेंशन से किया गया है। बाद में मेडिकल रिपोर्ट्स से यह पता चला कि हमले के बाद 10 मिनट तक दहिया भाई को ब्लीडिंग होती रही, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई। साथ ही उन्होंने स्टोर में लगे कैमरों को भी चेक किया जो कि काम कर रहे थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनमें उन्हें जरूर कुछ मिलेगा। और पिछली रात का फुटेज चेक करने पर उन्हें दहिया भाई पर हमला होने से पहले का वीडियो मिल गया, जिसमें रात के 10:30 बजे रोज की तरह दहिया भाई अपने कस्टमर्स को सर्व कर रहे थे और उनके जाने के बाद स्टोर में राउंड लगा रहे थे। लेकिन कुछ ही देर में एक हुडी पहने हुए शख्स ने स्टोर में एंटर किया और जब दहिया भाई ने उसकी ओर देखा तो उसने अपनी गन निकाल ली। ये देखकर दहिया भाई काफी घबरा गए थे, तो वो जल्दी से अपने एम्प्लॉई रूम की तरफ जाने लगे, लेकिन दरवाजा बंद करने से पहले ही वो शख्स भाग कर आया और दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुस गया और दहिया भाई के साथ हाथापाई करने लगा, जिस बीच दहिया भाई ने उसकी गन पर जोर से हाथ मारकर उसे दूर गिरा दिया। लेकिन ये देखकर उस हमलावर ने जल्दी से अपना चाकू निकाला और उन्हें डराकर उनकी आंखों और मुंह को डक्ट टेप से कवर कर दिया, जिसके बाद उस शख्स ने उन पर कई बार चाकू से हमला किया, जिससे दहिया भाई को काफी ब्लीडिंग होने लगी। लेकिन इस बीच स्टोर में कुछ कस्टमर्स एंटर कर गए थे जो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी बैक साइड पर एक आदमी को बुरी तरह मारा गया है। पर जैसे ही उस किलर को पता चला कि बाहर लोग आ चुके हैं, तो वो बैक रूम से बाहर निकला और खुद उनके सामने एम्प्लॉई की तरह बिहेव करने लगा।
यहां जब एक चार्ल्स नाम का कस्टमर कुछ ड्रिंक्स खरीदने के लिए स्टोर के काउंटर पर पहुंचा तो उसे किलर को देखकर थोड़ा अजीब लगा, जो कि लगना भी था, क्योंकि उसने अपना मुंह हुडी और ग्लासेस से कवर किया हुआ था, जिससे किसी को भी उसका फेस नहीं दिख रहा था। और जैसे ही मार्क ने उसे पे करने के लिए अपना कार्ड निकाला, उस किलर ने उसे वहां से जाने के लिए कहा। चार्ल्स को उस किलर को देखकर पहले ही अजीब लग रहा था, लेकिन उसकी ये बात सुनते ही वो डर के मारे जल्दी से स्टोर से निकल गया। चार्ल्स के जाने के बाद स्टोर एकदम खाली हो चुका था, जिसके बाद उस किलर ने स्टोर के काउंटर से कैश निकाला, जिसके साथ उसने वहां रखे सारे लॉटरी टिकट्स को भी चुरा लिया और ये सब ले जाकर उसने अपने बैग में डाला और बड़ी ही शांति से वहां से निकल गया। इस इंसिडेंट से पुलिस और आसपास के लोग काफी शॉक हो गए थे, क्योंकि इस जगह ऐसा कोई केस पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ी ही शांत जगह थी जो कि एयरपोर्ट के काफी नजदीक थी। हालांकि यहां पुलिस को फुटेजेस में उस किलर का फेस नहीं दिखाई दिया, लेकिन इतना सब देखने के बाद पुलिस को मर्डर की टाइमिंग्स और उस किलर की हाइट और उसके कपड़ों का थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था। अगली सुबह पुलिस और मीडिया वालों ने उसी चार्ल्स नाम के आदमी से बात की, जिसने उस किलर को काउंटर पर देखा था और उससे बात की थी, जिस पर चार्ल्स ने उन्हें बताया कि उस वक्त उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि स्टोर में कुछ ऐसा हुआ होगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि स्टोर में कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो वहां से निकल गया। यहां दूसरी तरफ पुलिस को लग रहा था कि इस हमले के पीछे जरूर कोई मेल सस्पेक्ट होगा, लेकिन चार्ल्स से थोड़ा और बात करने पर उन्हें एक शॉकिंग चीज पता चली, जहां चार्ल्स ने उन्हें बताया कि जब उसने ड्रिंक्स खरीदने के लिए काउंटर पर अपना कार्ड निकाला तो उस किलर ने उसको वहां से जाने के लिए कह दिया। और यहां जब चार्ल्स ने उसकी आवाज सुनी तो उसे वो काफी फेक लगी। उसे ऐसा लगा जैसे वो किलर जानबूझकर उससे ऐसे भारी आवाज में बात कर रहा है। चार्ल्स की ये बातें सुनकर पुलिस की टीम ने एक बार फिर उन फुटेजेस को चेक किया, जहां देखने पर उन्हें मर्डर से कुछ घंटे पहले का एक क्लिप मिला, जिसमें एक काले कपड़े पहने हुए लड़की ने स्टोर में एंटर किया, जो थोड़ा इधर उधर घूमने के बाद सीधा बाथरूम में चली गई। और जब कुछ घंटों बाद वो वहां से निकली तो उसने ठीक वैसी ही हुडी पहनी हुई थी जैसी उस किलर ने पहनी थी। और अब यह साफ था कि इस इंसिडेंट के पीछे इसी लड़की का हाथ है, इसलिए पुलिस ने इस फुटेज का यह क्लिप मीडिया में रिलीज कर दिया ताकि उन्हें इस केस में कोई लीड मिल सके। और ऐसा करने पर जल्दी ही उन्हें एक लीड मिल भी गई, जहां पुलिस को एक फोन आया, जिसमें उस कॉलर ने पुलिस वालों को बताया कि जिस लड़की को वे ढूंढ रहे हैं उसका नाम स्काई रेवन मरी मिम्स है, जो कि 21 साल की एक एस्पायरिंग रैपर और डांसर थी, जो साथ में मॉडलिंग भी करती थी। पर जब यहां पुलिस ने स्काई की हिस्ट्री चेक की तो उन्हें उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे यह प्रूफ हो सके कि इस इंसिडेंट के पीछे स्काई का हाथ हो। तो पुलिस स्काई को लेकर बिल्कुल श्योर नहीं थी कि क्या वे सही लड़की के पीछे है या नहीं। लेकिन बाद में पुलिस को कांकूज स्टोर से कुछ ही दूरी पर एक गैस स्टेशन में उसी रात का सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें उन्होंने उसी लड़की को देखा, जो कि और कोई नहीं बल्कि स्काई ही थी, जहां गैस स्टेशन में उसने अपना कार्ड भी यूज किया था। और कुछ टाइम में पुलिस को उस फोन की इंफॉर्मेशन भी मिल गई जो उन्हें दहिया भाई की बॉडी के पास मिला था, और वो फोन भी स्काई का ही था। और अब इतने सारे प्रूफ मिलने के बाद पुलिस ने जल्दी ही स्काई को ढूंढना शुरू कर दिया, जहां न्यूज मीडिया में भी उसकी फोटोज लगातार दिखाई जा रही थी। The store owner believes Mims stole at least 90 lottery tickets after murdering the clerk. Whitfield County deputies believe that Sky Mims may be in the Atlanta area and is considered to be armed and dangerous. और फाइनली 2 दिन बाद पुलिस को खबर मिली कि स्काई अपने एक दोस्त के घर पर छुपी हुई है, जहां पहुंचने पर पुलिस ने जैसे ही घर का दरवाजा नॉक किया तो स्काई ने वहां से भागने की कोशिश की, जो कि नेकेड हालत में थी, और पुलिस पर जोर जोर से चिल्ला रही थी कि बस उसे शूट करो और मार दो। पर पुलिस वालों ने उसे आराम से पकड़ा और उसे हथकड़ी लगाकर उसे एक बेड शीट से रैप कर दिया। पर जब ऑफिसर्स उसे पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे तो गाड़ी में स्काई ने अपने हाथों से हथकड़ी निकाल ली थी, जिसे देखकर पुलिस काफी शॉक हो गई थी। Jeremy, Go ahead. she's doing something to herself. She took off her cuffs. 925, you're going to pull over. बाद में पुलिस से अपने पहले इंटरव्यू के दौरान स्काई ने पुलिस के साथ काफी बदतमीजी की। वो उन पर काफी गुस्सा थी और उन्हें गालियां दे रही थी और बार बार उनसे लॉयर के लिए पूछ रही थी। इसके अलावा वो पुलिस को कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन बाद में पुलिस को उससे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी,
क्योंकि पुलिस को उसके दोस्त के घर में स्काई का सामान मिल गया था, जिसमें एक बैग में पुलिस को ग्लव्स के साथ में एक रेड डक टेप भी मिली, जो कि वही टेप थी जिससे दहिया भाई का मुंह बांधा गया था। इसके साथ पुलिस को उसके बैग से लॉटरी टिकट्स और एक गन और एक चाकू भी मिला, जिस पर अभी भी दहिया भाई का ब्लड लगा हुआ था, जो बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट में कंफर्म किया गया। यहां स्काई दहिया भाई को जानती नहीं थी। यह हमला एकदम रैंडम था, जहां स्टोर में एंटर करने से पहले ही स्काई ने मन बना लिया था कि जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे मार देगी। लेकिन जब आगे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने स्काई के ग्लव्स पर लगे डीएनए को चेक किया तो उसका डीएनए कुछ और अनसॉल्व्ड केसेस से मैच कर गया और पुलिस को पता लगा कि यह स्काई का कोई पहला जुर्म नहीं था। इससे पहले भी वो काफी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व्ड थी, जिसमें चोरी, लूटपाट और मर्डर करने की कोशिश भी शामिल थी, और बाद में स्काई पर इन सभी केसेस के चार्जेस लगे। पर दूसरी तरफ जो भी लोग दहिया भाई को जानते थे वे उनकी मौत से काफी दुखी थे, तो उन्होंने स्टोर की एंट्रेंस पर एक कलेक्शन जार रखा ताकि वे इंडिया में रह रही दहिया भाई की फैमिली को कोई सपोर्ट या उनकी हेल्प कर सके, पैसे या किसी और चीज के जरिए। और यहां दहिया भाई का फ्यूनरल भी काफी बड़ा था, जिसमें उसके कोवर्कर्स के साथ साथ वे सारे रेगुलर कस्टमर्स जो उन्हें पसंद करते थे और पुलिस की वो टीम जो इस केस पर काम कर रही थी, ये सभी उनके फ्यूनरल में शामिल हुए। दूसरी तरफ यहां स्काई ने अपने सारे एक्यूजेशंस को डिनाई करते हुए कोर्ट में याचिका दायर कर दी और अपने ट्रायल के वेट के दौरान उसने अपने सेल के स्प्रिंकलर हेड को तोड़ दिया, जिससे उसके पूरे सेल में पानी भर गया, जिस वजह से उस पर चार्जेस बढ़ते ही जा रहे थे और अब उस पर करीब 11 केसेस दर्ज थे। लेकिन सबसे बड़ा केस मर्डर का ही था, जिससे उसे डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती थी। बाद में स्काई के ट्रायल से पहले उसे एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाया गया, जिसने कभी पहले स्काई का बाइपोलर डिसऑर्डर ठीक किया था। वो उसकी पुरानी पेशेंट थी। इसके जरिए स्काई के वकील कोर्ट में ये प्रूफ करना चाहते थे कि उनके क्लाइंट को कोई गंभीर बीमारी है। और दहिया भाई के मर्डर के 1 साल बाद स्काई का ट्रायल शुरू हुआ और अपने ट्रायल के दौरान स्काई कोर्ट रूम में ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसे अपने इस किए का कोई पछतावा ही ना हो। वो बस वहां बैठकर हंस रही थी और जिन लोगों और मीडिया से उसे अटेंशन मिल रहा था वो उसे एंजॉय कर रही थी। मतलब वो नॉर्मल तो नहीं दिख रही थी। इसलिए जब स्काई ने अपनी गवाही खुद देने के लिए कहा तो उसका ऐसा बिहेवियर देखकर उसकी वकील ने उसे मना कर दिया। लेकिन इसके अलावा स्काई के कई दोस्तों ने अपनी गवाही दी, जिनमें से एक ने बताया कि हाल ही के कुछ महीनों में स्काई लॉटरी जीतने को लेकर काफी ऑब्सेस्ड हो गई थी। उसका पूरा फोकस सिर्फ एक लॉटरी टिकट जीतने पर था और उसका मानना था कि अगर वो जीत गई तो वो पैसों की चिंता किए बिना अपने म्यूजिक करियर और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकती है। बाद में ट्रायल खत्म होने के 5 दिन बाद जूरी ने अपना फैसला सुनाया और 1 घंटे से भी कम टाइम में स्काई को उससे जुड़े सभी मामलों में दोषी ठहरा दिया गया था। पर यहां स्काई की वकील पूरी कोशिश कर रही थी कि उसकी मेंटल हिस्ट्री के बेसिस पर वो उसे जज से दूसरा मौका या पैरोल दिला सके, पर जज ने इससे साफ इनकार कर दिया। यहां स्काई के फादर मारियो ने भी इस पर अपनी स्टेटमेंट दी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली की एक हिस्ट्री रही है मेंटल हेल्थ के इश्यूज को लेकर, इसलिए स्काई की भी दिमागी हालत ठीक नहीं है। और उसने मारियो को यह तक कहा था कि उसके पीछे एलियंस पड़े हैं या सभी लोग उसे मारना चाहते हैं। लेकिन स्काई के फादर और वकील की स्टेटमेंट्स के बावजूद भी स्काई को उम्र कैद की सजा दे दी गई, वो भी बिना किसी पैरोल की पॉसिबिलिटी के। लेकिन जहां स्काई की फैमिली उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, वहीं स्काई को तो जैसे इन सब से कोई लेना देना ही नहीं था। वो एकदम एक्सप्रेशनलेस थी, जैसे उसमें कोई इमोशंस ही ना हो। उसे परवाह ही नहीं थी कि उसके हाथों एक इंसान की जान चली गई। और कोर्ट के डिसीजन के बाद से स्काई आज भी अपनी सजा जेल में काट रही है। पर दूसरी ओर सिर्फ कुछ लॉटरी टिकट्स के लिए एक इंसान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यहां बाद में दहिया भाई की बॉडी को इंडिया भेजा गया उनकी फैमिली के पास, ताकि वे उनका अच्छे से क्रियाकर्म कर सके। लेकिन जितना दुख उनकी फैमिली को है उतना ही दुख उन लोगों को भी है जो उस स्टोर की वजह से दहिया भाई को याद करते हैं उनकी ऑनेस्टी और उनकी काइंडनेस के लिए। तो दोस्तों, अगर आप क्राइम और मर्डर से रिलेटेड मिस्ट्रीज और डॉक्यूमेंट्रीज देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि हम ग्रो कर सके और हमारा काम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगा किसी और केस के साथ। थैंक यू।